लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों तक हमारी एयर किस तरह से पहुंची थी, और आज हम पढ़ेंगे ट्रेकिया के बाद, विंड पाइप के बाद दोनों फेफड़ों के अंदर जो हमारा विंड पाइप है, दोनों तरफ श्वास नली जो है वो किसमें, दोनों फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। क्या होता है आगे देखिए आप। देखिए हम पहले हेडिंग डाल देते हैं, जो पढ़ रहे हैं वो डालेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हिंदी में तो बोलते हैं अपन श्वसन तंत्र। क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। याद रखना भाई सब, है ना। इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी आपको। जो फेफड़े होते हैं, एक तो सबसे पहली चीज है कि जो फेरिंग्स होता है, यानी कि फेरिंग्स वह भाग होता है हमारी जो श्वसन तंत्र है उसके अंदर फेरिंग्स वह भाग होता है जहां पर एयर, यानी कि जो हम श्वास लेते हैं, एयर और खाना एक साथ रहता है, यानी कि उभयनिष्ठ मार्ग होता है इसका। समझ में आई आपके? उसको बोलते हैं फेरिंग्स। उसके बाद जब ट्रेकिया स्टार्ट होता है, विंड पाइप स्टार्ट होता है, फेरिंग्स खत्म होता है, वहां पे होता है लेरिंग्स। बेटा कौन सा भाग होता है? लेरिंग्स। लेरिंग्स के अंदर हमने पढ़ा था कि वोकल कॉर्ड वहां पे पाए जाते हैं। लेरिंग्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। उसे हिंदी में बोलते हैं स्वर रज्जु। वो क्या करते हैं बेटा? हमारी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उनके माध्यम से हम बोल पाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा लेरिंग्स के बाद विंड पाइप, ट्रेकिया, जिसका ओनली काम यही होता है। क्या होता है कि जो श्वास को लेरिंग्स वाला भाग है वहां से फेफड़ों तक पहुंचाने का काम विंड पाइप या ट्रेकिया का होता है। और एक चीज और आपने देखी थी, मैंने कल भी बताया था वीडियो के अंदर आपको, कि जो हमारी ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया जो होती है वहां पर क्या सी आकार के छल्ले लगे होते हैं। क्या लगे थे बेटा? सी आकार के छल्ले। यहाँ पर इस गले के अंदर सी आकार के छल्ले लगे होते हैं। वो सी आकार के छल्ले हमारी जो ट्रेकिया है उसको दबने से या उसकी सुरक्षा करते हैं। कुल मिला के क्या करते हैं? वो सी आकार के छल्ले सुरक्षा करते हैं हमारे ट्रेकिया की। और बेटा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लिया जाता है कि ट्रेकिया के अंदर जो सी आकार के छल्ले होते हैं वो कौन सी उपास्थि से बने होते हैं, तो आप आंसर दोगे हाइलिन उपास्थि के बने होते हैं, यानी कि हाइलिन कार्टिलेज के वो बने होते हैं। उसके बाद हम चलेंगे, अब ट्रेकिया दोनों फेफड़ों के अंदर क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। जो विंड पाइप होगा श्वास को लेकर दोनों फेफड़ों में प्रवेश करेगा। अब मैं डायग्राम को वापस रिपीट कर देता हूं एक बार, ताकि आपको याद आ जाए वापस लास्ट क्लास के अंदर जो पढ़ाया था मैं। और डायग्राम इस तरह से था। और सुनो बेटा, यहाँ से जो हमारा फेफड़ा जो होता है, यानी कि लेफ्ट लंग होता है, वो क्या करता है? थोड़ा सा अंदर की साइड में होता है। कल मैंने इसके बारे में चर्चा की। ये फेफड़े हो गए आपके, ये ट्रेक या विंड पाइप था। अब विंड पाइप से जब एयर प्रवेश करती है तो दो भागों में विभक्त हो रही है। यहां देखना आप ध्यान से, दो भागों में विभक्त हो गई। तो सबसे पहली बात तो इसको बोलते हैं बेटा हम ब्रोंकाई। याद रखना, ठीक है। यहां तक आपके क्लियर हो? मैं थोड़ा सा और जानकारी देता हूं आपको, कि मैंने कल बताया था कि जो लेफ्ट लंग होता है राइट लंग की अपेक्षा क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है। और इसके अंदर लेफ्ट लंग के अंदर अपना हार्ट रहता है, हार्ट थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, इसलिए ये दबा हुआ रहता है। यहाँ खड्डे टाइप की संरचना पाई जाती है बाएं फेफड़े के अंदर। कहाँ भाई? बाएं फेफड़े के अंदर खड्डे नुमा संरचना होती है अपने यहाँ पर, जहाँ हार्ट रहता है। तो बेटा यहाँ पे हार्ट रहता है, हार्ट के लिए जो ये एक खड्डे नुमा संरचना बनी हुई है, इसको बोलते हैं अपन कार्डियक नोच। क्या बोलेंगे बेटा? ध्यान रखना, एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको बोलेंगे हम कार्डियक नोच। यहाँ पे हार्ट रहता है बेटा, ठीक है। अब देखो मैं समझाने के हिसाब से ये आपके एक डायग्राम बन गया। इसमें से मैं निकालूंगा ये वाला फेफड़ा। यही समझना, दोनों में होती है। जो एक्टिविटी बताऊंगा ना मैं, वो दोनों में होती है, लेकिन हम पढ़ने के हिसाब से इस फेफड़े को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। और इस फेफड़े को बाहर निकालने के बाद मैं एक डायग्राम यहां बना देता हूं इसी का, समझना ध्यान से। ये जो फर्स्ट पार्ट डिवाइडेशन हुआ है इसका,
यहां मैं समझा देता हूं आपको, ये ट्रेकिया हो गया। अब ये बता रहा हूं मैं कि ये जो भाग होता है ना, ये वाला, इस फेफड़े को खोला है मैंने, इस फेफड़े को खोलने के बाद इस तरह की संरचना दिख रही है आपको, है ना, दिख रही है ना, ये संरचना, यानी कि जो विंड पाइप था, ट्रेकिया था, वो दो भागों में विभक्त हुआ। फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्रेकिया, इसका मतलब यह फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्रेकिया, यानी कि जो ये दो भागों में विभक्त हुआ, जो फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट के अंदर जो विभाजन हो रहा, इसी को बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ये याद रखना ना। अब इसके बाद क्या होगा, ये ब्रोंकाई क्या होगा बेटा, इसमें बदल जाएगा, इस तरह से संरचना इसमें अलग अलग निकल जाएगी, यानी कि सेकंड डिवीजन हो गया। क्या हो गया? सेकंड डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई। अब जो ये ब्रोंकाई है, ये दूसरे भाग में विभक्त हुई, यानी कि दूसरी इसके अंदर से श्वास नलिकाएं निकली, उस सेकंड वाली को अपन बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे बेटा? ब्रोंकियोल्स। याद रखना ना, ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। सॉरी, स्पेलिंग गलत होगी, दोबारा लिख देता हूं बेटा। ब्रोंकियोल है ना, इसको बोलेंगे, यानी कि फर्स्ट डिवीजन हुआ उसको ब्रोंकाई बोला, सेकंड डिवीजन हुआ इसी का, अब इसका भाग हो गया सेकंड, ब्रोंकाइल हो गया। उसके बाद बेटा एक चीज ध्यान रखना, फिर थर्ड डिवीजन और होता है, वहां लगी होती है अपनी एलवियोली लगी होती है। ये संरचना दिख रही है ना आपको, ये छोटे छोटे गुब्बारे जैसी, यानी कि अंगूर के आकार की संरचना दिख रही है, इसे बोलते हैं बेटा अपन एलवियोली। क्या बोलते हैं? एलवियोली। ब्रोंकाई में बदला, ब्रोंकियोल्स में बदला, उसके बाद एलवियोली के अंदर बदला, एलवियोली हो गया। एलवियोली होती है कुपिकाएं, यानी कि हमारे फेफड़ों के अंदर जब ऐसे डिवीजन होता है तो लास्ट के अंदर जो बचती है संरचना वो होती है एलवियोली। आज हमारा कोशिश करूंगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ये खत्म हो जाए, लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूं आपको, समझना ध्यान से। हम विंड पाइप तक आए, मैंने यहाँ पे दो भागों में विंड पाइप को या ट्रेकिया को विभक्त किया, एक इस फेफड़े में गया लेफ्ट लंग के अंदर, एक राइट लंग के अंदर गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसको मैंने तोड़ा, इसको तोड़ के यहाँ पे संरचना बना दी। जो फर्स्ट पार्ट है उसका सेकंड वाली क्या कहलाती है, अपने ब्रोंकियोल्स, और थर्ड वाली जो कुपिकाएं लगी हुई है एलवियोली, ये इसको क्या बोलते हैं? एलवियोली। याद रखना ये चीज, समझना ध्यान से। नोज, एयर कहां से जा रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा, नोज के बाद कहां गई बेटा, ये हमारी जो एयर हम बाहर से लेते हैं वो कहां गई? फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से कहां गई? लेरिंग्स में, लेरिंग्स से कहां गई? ट्रेकिया में। अब ट्रेकिया दो भागों में विभक्त हुआ, दोनों भाग, जो फर्स्ट वाला डिवीजन था ट्रेकिया का वो क्या कहलाया? ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई का फर्स्ट डिवीजन और ट्रेकिया का सेकंड डिवीजन, ट्रेकिया का सेकंड डिवीजन हुआ ना, तो वो क्या कहलाएगा? ब्रोंकियोल। ठीक है, ब्रोंकियोल के बाद जो लास्ट डिवीजन होगा उसको बोलेंगे हम एलवियोली। क्या बोलेंगे उसको? एलवियोली। अब देखो आपके सिलेबस के अंदर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड ही पढ़ाऊंगा, तो ये चीज आपके क्लियर होगी, ब्रोंकाई होगी। तो मैं यहां पे लिख दूं आपके कि जैसे पहला डिवीजन हुआ अपना, सुनना इधर ध्यान से समझना, कि पहला डिवीजन प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रेकिया, सुनना ध्यान से, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रेकिया, यानी कि फर्स्ट वाला डिवीजन हुआ तो वो क्या कहलाया? ब्रोंकाई। क्या कहलाया वो? ब्रोंकाई। अब देखो बेटा एक बार बताओ, ये ट्रेकिया जो उसका सेकेंडरी डिवीजन, अब क्या आएगा? सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रेकिया और फर्स्ट डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का फर्स्ट डिवीजन हुआ, ट्रेकिया का सेकंड हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? ब्रोंकियोल्स। क्या कहलाएगा? ब्रोंकियोल। फिर आएगा थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रेकिया, और क्या आएगा? थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रेकिया, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई और फर्स्ट डिवीजन ऑफ ब्रोंकियोल्स। ये क्या कहलाएगा? अपने फर्स्ट डिवीजन ऑफ ब्रोंकियोल्स क्या कहलाएगा? एलवियोली। एलवियोली क्या कहलाएगा बेटा? एलवियोली। याद रखना, इसको हिंदी में बोलते हैं कुपिका, यानी कि अंगूर जैसी आकृति होती है अपने फेफड़ों के अंदर, इसके अंदर ब्लड होता है। अब कुपिका तक हम पहुंचे। अब बेटा मैं थोड़ी सी एक जानकारी और दूंगा आपको, मैंने कल आपको बताया था कि जो फेफड़ों के ऊपर जो झिल्ली बनी होती है उसको प्लूरा बोलते हैं,
क्योंकि इसके बारे में पूछ लिया जाता तो मैं आपको बता दूं। वापस बना लेंगे डायग्राम, डरने की कोई बात नहीं है। और आप यहाँ बोर्ड पे देखते होंगे इंग्लिश के अंदर जो वर्ड्स, साइंस की टर्म्स लिखे हुए हैं इंग्लिश के अंदर वर्ड, यही आपको याद करने हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर मान लो आप साइंस लोगे तो साइंस के इंग्लिश में वर्ड, कभी भी कंपटीशन दो आप तो इंग्लिश के वर्ड ज्यादा यूज होते हैं बेटा, वहां पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे मैं कह दूं, जैसे अब वहां पे लिखा हुआ आ गया आपके स्वर रज्जु, अब थोड़ा वहां पे दो लिखा होगा, अब वहां पे स्वर रज्जु तो है हिंदी में लिखा हुआ आ गया, लेकिन वहां पे आपके ऐसे लिखा आ गया वोकल कॉर्ड, तो क्या करोगे? वोकल कॉर्ड। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये चीज इसलिए मैं इंग्लिश के अंदर बता रहा हूं आपको। चलो कोई बात नहीं, सीखो, आप प्रयास करो। अब देखो, मैंने एक चीज बताई थी कल कि पिंक कलर का हमारा जो फेफड़ा होता है, मैं यहां बना रहा हूं, वापस बनाना पड़ेगा, क्या करूं, ये शॉर्ट में बना देता हूं, आप ऐसे मत सोचना है ना। ये फेफड़े जो होते हैं बेटा, इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, क्या होती है? एक झिल्ली पाई जाती है फेफड़ों के ऊपर, ठीक है। वो झिल्ली पाई जाती है, उसको बोलते हैं अपन प्लूरा, प्लूरा मेम्ब्रेन कर लो, यानी कि प्लूरा झिल्ली पाई जाती है। अब प्लूरा झिल्ली क्या करती है? हमारी सुरक्षा करती है। अब बेटा एक चीज बताऊं, मैं यहीं से एक फेफड़ा निकाल देता हूं बाहर, जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे हमने ले लिया ये अपना फेफड़ा है, ये क्या है? ये फेफड़ा। अब इसके अंदर जो बाहर की ओर एक झिल्ली पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरा। इसको बोलते हैं प्लूरा, ठीक है, समझना ध्यान से, है ना। अब प्लूरा है, प्लूरा जो होता है बेटा, एक चीज बताओ, ये प्लूरा मेम्ब्रेन फेफड़ों की सुरक्षा करती है। उसके बाद हम देखेंगे, इधर से मिटा देता हूं वापस, समझना ध्यान से। प्लूरा मेम्ब्रेन टू टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है प्लूरा मेम्ब्रेन। मैं यहां पर वापस डायग्राम बना रहा हूं, ये हमारा लेफ्ट लंग है। दो प्रकार की होती है, जो एक तो होती है ये वाली, और एक होती है बेटा ये वाली। दो झिल्लियों से, यानी कि इसका पूरा नाम तो प्लूरा मेम्ब्रेन है, लेकिन ये दो प्रकार की होती है। मैंने ये बताया, ये फेफड़ा अपना लंग सही है, ये याद रखना, लंग सही है, ये बीच वाला भाग। अब ये फेफड़ा दो झिल्लियों से घिरा हुआ है। इन दोनों झिल्लियों को वैसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे, प्लूरा मेम्ब्रेन के भी दो प्रकार होते हैं। अब दो प्रकार कौन से होते हैं? देखिए, एक तो होता, मैं यही लिख देता हूं ना, ये तो होता है अंदर वाली जो झिल्ली होती है, इसको तो बोलते हैं अपन विसरल मेम्ब्रेन। विसरल प्लूरा भी कह दो आप, विसरल प्लूरा। तो ये फर्स्ट वाला डिवीजन होता है, फर्स्ट वाला भाग होता है, तो इसको बोलते हैं अपन विसरल प्लूरा। क्या बोलते हैं? विसरल, लिख लो, विसरल प्लूरा। और ये बाहर की जो झिल्ली होती है, आउटर, बाहर की साइड में होती है, इसको बोलते हैं पेराइटल, पेराइटल प्लूरा। ये ध्यान रखना। यानी कि अब जो मेम्ब्रेन हुई, कौन सी वाली? प्लूरा मेम्ब्रेन जो हुई, दो प्रकार की हुई। अंदर की साइड में जो फेफड़ों के जस्ट पास में होती है, उस झिल्ली को विसरल प्लूरा बोला जाता है। और जो बाहर की साइड में होती है, उसको कौन सी झिल्ली, कौन सी प्लूरा बोला जाता है? पेराइटल प्लूरा बोला जाता है। पेराइटल प्लूरा हो गया अपना, विसरल प्लूरा हो गया। अब ये दोनों झिल्लियों को, हम दोनों झिल्लियों को कह सकते हैं अपन, क्या कहेंगे? प्लूरल मेम्ब्रेन। दोनों झिल्लियों को याद रखना, ये दोनों झिल्लियों को मिलाकर हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये याद रखना, आपके काम में आएगी ये चीज। अब बेटा प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है, वो इसके अंदर दो प्रकार होते हैं, विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा। अब इन दोनों के बीच में एक
फ्लूइड भरा होता है, यानी द्रव्य भरा होता है, जो हमारे बाहरी आघातों से फेफड़ों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। बेटा ध्यान रखना ना। तो ये फ्लूइड जो होता है, इस फ्लूइड को बोला जाता है प्लूरा फ्लूइड। क्या बोलते हैं, प्लूरा फ्लूइड, यानी कि प्लूरा द्रव्य। ये चीज ध्यान रखना। अब आपको क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जा सकता है कि हमारे जो फेफड़ों की जो सुरक्षा करता है वो कौन सी मेम्ब्रेन करती है, प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, विसरल मेम्ब्रेन, पेराइटल मेम्ब्रेन। इसकी सुरक्षा करने के लिए इन दोनों के बीच में द्रव्य भरा होता है, उसको बोलते हैं अपन प्लूरा फ्लूइड। क्या बोलते हैं, प्लूरा फ्लूइड। ये याद रखना, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपके। चले आगे। अब देखिए हम पहुंच जाते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स के बारे में आपके समझ में आ गया। अब उसके बाद चलेंगे हम जो एल्वियोली है, यानी कि कूपिकाएं हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा श्वसन तंत्र खत्म हो जाएगा। तो हम अब चर्चा करेंगे एल्वियोली के बारे में। किसके बारे में, एल्वियोली, कूपिकाएं। एल्वियोली बेटा क्या करती है, क्या करती है बताओ। सबसे पहले तो हम सुनना, मैं समझाने के हिसाब से सही तरीके से बता रहा हूं। मैंने बना दिया ये छोटा सा लंग्स। क्या बना दिया बेटा, लंग्स। यहां से स्टार्ट करूंगा मैं, समझना ध्यान से, है ना। ये लंग्स हो गया अपना, ये पढ़ लिया पढ़ने। इसके अंदर जो इस तरह की संरचना छोटी छोटी गुब्बारे टाइप में पाई गई, उसको बोला अपने। अब यहां से मैं इनको निकालूंगा, कहां से, यहां से एल्वियोली को निकाल दूंगा। एल्वियोली ऐसी होती है बेटा। अब मुझे बताओ इसकी शेप कैसे लिख रही है, इसका आकार कैसा लग रहा है, लाइक ग्रेप्स। ग्रेप्स यानी अंगूर, अंगूर की तरह लगा नहीं लगा, लाइक ग्रेप्स की तरह। ये मैंने यहां से देखो फेफड़े में से क्या निकाली, पूरी एल्वियोली निकाली, कुपिकाएं निकाल ली। अब मैं इसी के बारे में अभी चर्चा करूंगा। तो अब देखो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको, ये सबसे छोटी इकाई है फेफड़ों की, कौन सी वाली, एल्वियोली। तो इसलिए इसको बोलेंगे अपन, या तो बोल दो आप यूनिट ऑफ लंग, या बोल दो आप इसको सेल ऑफ लंग। आकृति पूछ ले तो कैसी, ग्रेप्स जैसी, यानी कि फेफड़ों की इकाई भी बोलेंगे और इसे फेफड़ों की कोशिका भी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पे यूनिट ऑफ लंग, सेल ऑफ लंग, तो क्या कहलाएगी वो, एल्वियोली। क्या कहलाएगी, एल्वियोली। अब बेटा एल्वियोली के पास क्या होता है, सतह ज्यादा होती है, यानी कि सरफेस ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। जो हम एयर लेते हैं, एयर ली, और हमारा जो सेल के पास क्या था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज ऑक्सीजन जाने से टूटा, टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के माध्यम से कहां पहुंची, वापस एल्वियोली में पहुंची, क्योंकि एल्वियोली के अंदर ही ब्लड पाया जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन यहां चलता रहता है। यहां पहुंचने से ये प्रक्रिया वापस क्या हो गई, स्टार्ट हुई। इसलिए इसको सबसे छोटी इकाई, फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई या कोशिका कहा जाता है। अब देखो हमारे को पूछ लिया जाए कि फेफड़ों का काम क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण। क्या कहेंगे उसको हिंदी में, रक्त का शुद्धिकरण करना फेफड़ों का काम है। और इससे धीरे धीरे जैसे डेप्थ में जाओगे तो अपना काम कौन कर रहा है, एल्वियोली कर रहा है मेन तो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब मैं देखो एल्वियोली के बारे में आपको बता देता हूं, थोड़ा सा और समझा देता हूं इसको। ये जो अब देखो मैंने फेफड़े में से एल्वियोली निकाली, अब मैं एक एल्वियोली निकालूंगा यहां से। क्या निकालूंगा, एक, और उसे समझना ध्यान से, है ना। अब एक एल्वियोली की शेप जो है बेटा वो कैसी आ जाएगी अपने पास, ये आ गई। कैसी आ गई, इस तरह की शेप हमारे सामने आ जाएगी। इसको जैसे जैसे खोलते जाओगे ना वैसे वैसे। अब मुझे एक चीज बताओ, इसके अंदर होता है बेटा ब्लड। क्या पाया जाता है, ब्लड। ठीक है, अब ब्लड होता है। अब हमने एयर ली, क्या ली हमने, एयर ली कि नहीं ली, उसके अंदर क्या गई, ऑक्सीजन। कौन सी गैस गई,
ऑक्सीजन यहां पर अंदर प्रवेश कर गई। तो अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन की मात्रा जो वातावरण के अंदर होती है, ऑक्सीजन जो हम एयर लेते हैं उसके अंदर वातावरण के अंदर कितनी होती है बेटा? 21%। ये तो आपको याद ही होगा, 21%। और इसी के साथ क्या गई? CO2। CO2 की वातावरण के अंदर जो मात्रा होती है बेटा वो होती है 0.03%। समझना ध्यान से, है ना। अब 21 हमारे इसके अंदर एल्वियोली के अंदर पहुंची। सुनना ध्यान से, यहां गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी की वातावरण से? 21% ले ली। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में है 0.03%, तो इतनी जाएगी। अब बेटा यहां पे आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे सेल के पास ग्लूकोज होता है, क्या होता है? ग्लूकोज होता है। वो जो ऑक्सीजन हम श्वसन क्रिया द्वारा लेते हैं, तो यहां से हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्या मिलता है? एटीपी। जो सेल्स की एनर्जी होती है ये जनरेट होती है यहाँ पे, एटीपी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कहाँ जाएगी? वापस ब्लड के माध्यम से इस एल्वियोली के पास जाएगी। अब एल्वियोली के पास जाएगी तो यहां पर इसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी? ज्यादा होगी। यहां पर ज्यादा होगी ना। अब यहां से देखो, सुनना मेरी बात, सेल्स के पास से जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है उसकी मात्रा ज्यादा है, लेकिन हम बाहर से ले रहे हैं उसकी मात्रा कम है। यहां तक समझ में आई। और इसी तरह से ऑक्सीजन की मात्रा हम श्वसन क्रिया के माध्यम से ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो यानी कि O2 की मात्रा क्या हो जाएगी? यहां पर कम हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना कि हमारा साइंस का नियम होता है, जो गैस गति करती है, यानी गैसें जो गति करती है वो कहां करती है बेटा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये समझ में आ गई। तो अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर से बाहर निकलने के लिए ज्यादा है, और यहां पर क्या देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां जाएगी? बाहर निकलेगी। और ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे एल्वियोली के अंदर कम है, ऑक्सीजन की मात्रा इधर ज्यादा है, तो ये क्या जाएगी? ज्यादा, सॉरी, इसके अंदर जाने का प्रयास करेगी। यानी कि मैं एक नियम बता दूं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा गति करती है, ये तो पता है ना आपको। तो इसके बाद देखो, इस प्रक्रिया को आपको ये पूछ लिया जाए, ये प्रक्रिया होती है गैसों का आदान प्रदान, इसको बोलते हैं अपन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी कि विसरण, हिंदी में भी लिख लो। तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हमारे फेफड़ों के अंदर गैसों का आदान प्रदान कौन सी विधि द्वारा होता है, तो आप क्या लिखो? डिफ्यूजन या विसरण की विधि द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये आपके यही था, सॉरी उसके बाद और है भाई। चलो डायफ्राम के बारे में अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है, अपलोड नहीं हो पाता। अभी कल के 2 वीडियो पड़े हुए हैं तो वो अपलोड नहीं हो पाता यूट्यूब पे, इसलिए आप यही देखो। इसके बाद एल्वियोली हो गया। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद जो हमारा जो एब्डोनल कैविटी है और थोरेसिक कैविटी है, उसके बीच के अंदर क्या पाया जाता है? डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? ऊपर नीचे होता है, हमारे यहाँ पर पाया जाता है। तो ये मैं छोटा सा वीडियो बनेगा 15-20 मिनट का, ये बना दूंगा कल, तो आप इसको देखना समझना। थैंक यू।